पढ़ेंगे बर्नौली की प्रमेय। लास्ट क्लास में मैंने इसकी थीम आपको बना दी थी कि किस तरह से इसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं। उससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं। मैंने आपको बताया था दाब ऊर्जा, वेग, गतिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इन तीनों ऊर्जाओं के बारे में मैंने बताया था। तो ये मैंने क्यों बताया था? ये मैंने बताया था ताकि आप बर्नौली की प्रमेय अच्छे से समझ सकें। बर्नौली की प्रमेय इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आगे भी जो भी एग्जाम होंगे उनमें यूज होगा। तो आइए देखते हैं बर्नौली की प्रमेय है क्या। पहले जान लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। बर्नौली की प्रमेय कहता है कि यदि कोई आदर्श द्रव किसी असमान परिच्छेद क्षेत्रफल वाली नली, असमान परिच्छेद क्षेत्रफल का मतलब है कि कोई मोटी पतली पाइप है जिसका जो चौड़ाई है हर जगह अलग अलग है, कहीं पर मोटा कहीं पर पतला है। अगर इस तरह के पाइप में कोई आदर्श द्रव प्रवाहित होता है तो उसके किसी एक बिंदु पर तीनों ऊर्जाएं, मतलब कौन कौन सी ऊर्जा? दाब ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, तीनों ऊर्जाओं का जो योग होता है वो क्या होता है? नियत होता है, मतलब वो बदलता नहीं है। फर्क क्या आता है? हो सकता है कहीं पर गतिज ऊर्जा अधिक हो गई, कहीं पर स्थितिज ऊर्जा कम हो गई, कहीं पर दाब ऊर्जा, मतलब इन तीनों के मान में कहीं ना कहीं परिवर्तन हो सकता है, किंतु इन तीनों का योग प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यही है हमारा बर्नौली का प्रमेय। तो इसका जो डेरिवेशन है बहुत ही इजी है। अगर आप उसको देखेंगे तो देखने में तो बहुत टफ लगता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ये केवल 5 स्टेप या 4 स्टेप में पूरा का पूरा डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। फर्स्टली मैं पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको करवा दूंगा, उसके बाद ये शॉर्ट मेथड जो है कि किस तरह से आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं वो बता दूंगा। तो आइए देखते हैं बर्नौली की प्रमेय का डेरिवेशन। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं मैंने एक पाइप लिया हुआ है, जिसका ये क्या है? असमान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाला एक पाइप है। यहाँ पर पाइप कुछ आपको साइज अलग दिख रही होगी और यहाँ पर अलग दिख रही है। हमने माना है कि ये जो इसके पाइप का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो क्या है? A1 है। यहाँ पर जो पानी अंदर की ओर जा रहा है तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या है? P1 है। और यहाँ पर जो द्रव है, हमने यहाँ पर कोई द्रव लिया है, कोई भी द्रव ले सकते हैं, उस द्रव का जो वेग है वो इस पॉइंट पर V1 है। इसकी ऊंचाई, इस बिंदु की ऊंचाई क्षैतिज तल से, ये हमने कोई एक क्षैतिज तल लिया है, ये क्षैतिज तल है, इस क्षैतिज तल से इस बिंदु की ऊंचाई क्या है? H1 है। दूसरे सिरे पर अगर हम देखें, मान लेते हैं ये सिरा कोई हमारा कोई सिरा ले लेते हैं, सपोज करते हैं ये सिरा हमारा C है और ये सिरा क्या है? D है। तो सिरे C पर ये सारी चीजें मैंने बता दी। अभी मैंने इसको नहीं डिस्कस किया, इसको अभी बाद में बताऊंगा। यहाँ पर क्या है? इस सिरे पर जो प्रेशर है P2, ये क्या है? अंदर की ओर है। ध्यान रखिएगा मैं द्रव के वेग की बात नहीं कर रहा हूं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर लग रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो वो क्या है? इधर की ओर P2 है। अब यहाँ पर जो द्रव का वेग है ये क्या है? V2 है बाहर की ओर, और यहाँ इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है? A2 है। अब बात को समझिएगा। सपोज करिए कि एक सेकंड में द्रव इतने से इतना दूरी चलता है, मतलब डेल्टा एक्स दूरी चलता है। एक सेकंड में कितना चलता है? एक सेकंड में डेल्टा x1 दूरी तय करता है। तो इसका जो वेग होगा v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा x1 मतलब दूरी और बटे में समय, यानी एक। तो एक से भाग दिया तो ये क्या मिल गया? हमें क्या मिल गया? v1 इज इक्वल टू डेल्टा x1। बात समझिएगा कि डेल्टा x1 इज इक्वल टू हमें क्या मिला? v1। सेम इसी तरह यहाँ पर भी एक सेकंड में अगर द्रव x2 दूरी चलता है तो v2 बराबर क्या मिल जाएगा? डेल्टा x2। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बताया? v1 इज इक्वल टू डेल्टा x1 क्यों हो गया? क्योंकि एक सेकंड में इतना द्रव दूरी तय कर रहा है। और v2 बराबर डेल्टा x2 क्यों हो गया? क्योंकि एक सेकंड में यहाँ पर द्रव डेल्टा x2 दूरी तय कर रहा है। आगे चलिए देखते हैं। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, सपोज करते हैं द्रव पर यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? F1। वो द्रव है, फोर्स है F1, और F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 और इंटू A1। होगा या नहीं होगा भाई? बल बराबर क्या? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया, यानी दाब इंटू क्षेत्रफल। ये हो गया पहली बात, ये मिल गया F1। अब F2 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर F2 बराबर सेम इसी तरह क्या हो जाएगा? P2 A2। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक? अब देखिए F1 बल द्वारा, यहाँ पर F1 बल द्वारा डेल्टा x1 दूरी किसी चीज को विस्थापित करने में, किसी चीज यहाँ हमने क्या लिया? द्रव को विस्थापित करने में किया गया कार्य, यानी F1 बल द्वारा डेल्टा x1 दूरी द्रव को विस्थापित करने में किया गया कार्य। सपोज करिए क्या है कार्य? W1 है। तो W1 इज इक्वल टू क्या हो गया? F1 बल गुणे विस्थापन डेल्टा x1। बल क्या है? बल क्या है? बल है
P1 इंटू A1 और x1 इज इक्वल टू हमने क्या निकाला है, x1 इज इक्वल टू निकाला है V1, तो x1 की जगह हमने क्या लिया V1। ये मिल गया हमको क्या W1। अच्छा W2 बराबर क्या हो जाएगा, W2 बराबर सेम इसी तरह F2 इंटू डेल्टा X2 के मिल जाएगा P2 A2 और B2। ये दोनों बात आपको क्लियर हो गई होगी। आई होप ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पर किया गया कार्य ये निकाल लिया, यहाँ पर किया गया कार्य ये निकाल लिया, लेकिन इसकी दिशा इधर की ओर है, इसकी दिशा इधर की ओर है। दिशा विपरीत होने के कारण जो परिणामी बल मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, W1 माइनस W2। और ये W1 माइनस W2 अगर करते हैं तो हमें क्या मिला, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 B2। सबको क्लियर दिख रहा है? ठीक है, अब यहां से देखिए W इज इक्वल टू क्या हो गया। अच्छा, अभी हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा था। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमने ये पढ़ा था कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 B2। और अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं A1 मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से A1 V1 बराबर A2 B2 और बराबर मान लेते हैं A इंटू V। दिख रहा है सबको? मान लेते हैं इज इक्वल टू क्या है, A इंटू V। तब यहाँ ये भी A इंटू V और ये भी A इंटू V हो गया। अब क्या हो जाएगा, तो P1 माइनस P2 और ब्रैकेट में A इंटू V। आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? तो यहां से हमें क्या मिला, W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 और A इंटू P। और ये जो A इंटू V आप देख रहे हैं ये है क्या, ये है एक सेकंड में जितना वॉल्यूम लिक्विड का इंटर कर रहा है, मतलब एक सेकंड में द्रव जितना प्रवेश कर रहा है उसका क्या है, ये आयतन है। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 और ये हो सकता है डेल्टा V, डेल्टा कैपिटल V, डेल्टा कैपिटल V। तो यहां लिख सकते हैं कि डेल्टा कैपिटल V इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा कैपिटल V है A और स्मॉल v, मतलब एकांक या प्रति सेकंड में जितना द्रव यहाँ पर इंटर कर रहा है और जितना द्रव यहाँ से एग्जिट कर रहा है वो है। अब ये बात हमें मिल गई, ये तो हो गया हमारा किया गया कार्य। अच्छा, ये जो किया गया कार्य है, यही किया गया कार्य यहाँ पर जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा उसमें आएगा। तो पहले यहाँ पर ऊर्जा देखते हैं। अगर यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर m द्रव्यमान है, ठीक, m द्रव्यमान का और जो m द्रव्यमान है द्रव का और वो प्रवेश कर रहा है, तो K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू आपको प्राप्त होगा हाफ M1 V1 स्क्वायर, ये कहां पर होगा, एट पॉइंट सी पर, तथा K2 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ M2 V2 स्क्वायर। तो ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 माइनस K1। क्या हो जाएगा, K2 माइनस K1। आप करिए तो डेल्टा के इज इक्वल टू क्या मिला, यहां पर मिला हाफ M1 V1 M2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ, या हाफ तो कॉमन है दोनों में, हम क्या करते हैं इसको कर देते हैं M1 V1 स्क्वायर। ये मिल गया हमारा डेल्टा के। अच्छा, ये डेल्टा के हो गया। अब हमारा जो ये गतिज ऊर्जा मिल गई, अब जरा स्थितिज ऊर्जा भी निकाल ली जाए। ये हो गया हमारा इक्वेशन एक, कोई तो मानते हैं कोई एक इक्वेशन है। अब क्या हो गया, डेल्टा यू जरा निकाल लिया जाए। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा सेम इसी तरह mg m1 g1 h1, सॉरी एक मिनट, पहले u1 निकाल लेते हैं ना, तथा u1 इज इक्वल टू हो जाएगा m1 g h1 और u2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 g h2। तो होगा क्या, तब डेल्टा यू इज इक्वल टू u2 माइनस u1, दैट इज m2 GH2 माइनस M2 GH1। ये मिल गया। अब क्या होगा, यहां से अगर आप देखें तो G कॉमन है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू M2 H2 माइनस M1 H1 और G क्या हो गया, कॉमन हो। इतनी बात सबको क्लियर हो गई है। तो एक सबसे बड़ी जो ध्यान देने वाली बात ये है, वो ये है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से होता क्या है कि जितना द्रव्यमान एक सेकंड में एक सिरे में इंटर करेगा उतना ही द्रव्यमान द्रव का दूसरे सिरे से एग्जिट कर जाएगा। इसका मतलब अगर हम देखते हैं तो होगा क्या कि M1 इज इक्वल टू M2, M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M2, और मान लेते हैं ये इज इक्वल टू क्या है M, मान लेते हैं ये इज इक्वल टू क्या है M। तब होगा क्या, तब अगर हम देखें तब होगा क्या, डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ M2 इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू M। तो ये है M कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचा क्या
V2 स्क्वायर और माइनस V1 स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, m है तो mg और H2 माइनस H1। यहाँ पर हुआ क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से m1 इज इक्वल टू m2 और इज इक्वल टू m। बात समझ में आई है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखा जाए। अब है क्या, अब बस इतनी सी बात है कि ये जो किया गया कार्य है मतलब W, ये इज इक्वल टू होगा ऊर्जा में परिवर्तन, कुल ऊर्जा में परिवर्तन के, मतलब W इज इक्वल टू डेल्टा K प्लस डेल्टा U। अब W की वैल्यू, डेल्टा K की वैल्यू और डेल्टा U की वैल्यू हमें पुट करनी। चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं, फिर देखते हैं कि आखिर एट लास्ट में हमें मिलता क्या है। तो हमने किया क्या, W की वैल्यू ये हो गई, ये हो गई डेल्टा K की वैल्यू और ये हो गई डेल्टा U की वैल्यू। अब हमने किया क्या, इस डेल्टा V से सब जगह क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर दिया तो P1 माइनस P2 और यहाँ से डेल्टा V तो कट जाएगा, होगा क्या, हाफ M, यहाँ हो गया डेल्टा V। चलिए मैं ये इसको इरेज किए दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं मिल रहा है यहाँ, फिर आगे इसको जब समझना होगा तो मैं बना दूंगा इसको। तो क्या हुआ, M अपॉन डेल्टा V, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस M अपॉन डेल्टा V G H2 माइनस H1। अच्छा एक बात है, ये है मास और ये क्या है, आयतन या वॉल्यूम। तो द्रव्यमान और बटे आयतन क्या होता है, यह होता है घनत्व। क्या होता है, घनत्व। मान लेते हैं कि द्रव का जो घनत्व है वो रो है, द्रव का घनत्व क्या है, रो है। तब m अपॉन डेल्टा V, यानी m अपॉन जो डेल्टा V होगा उसकी जगह हम ले लेते हैं रो, ये इसका घनत्व हो गया। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो रखते हैं जरा वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस H1। आगे क्या होगा, आगे ये होगा, इसको जरा ब्रेक कर लेते हैं। P1 माइनस P2 हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस रो G H1। इसको इस साइड ले आते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। तो होगा क्या, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। ये मिल गया एट लास्ट हमें। ये क्या है, ये है, ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये पहले सिरे पर हमने ऐसे करके बनाया था पाइप, दिख रहा है, बहुत लाइट हो गया, मैं एक मिनट वेट करिए। तो ये जो पहला सिरा था हम इसकी बात कर रहे हैं। इस पहले सिरे पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, दूसरे सिरे पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब है कि फाइनली हमें मिला क्या, इसका मतलब दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है, इसका मान बदलता नहीं है। आई होप आपको यहां तक की बात पूरी क्लियर हो गई होगी। यही क्या है, बर्नौली का प्रमेय है। यही क्या है, बर्नौली का प्रमेय है कि जब कोई अश्यान द्रव, अश्यान तथा असंपीडित द्रव अर्थात आदर्श द्रव किसी असमान परिच्छेद क्षेत्रफल वाली नली में प्रवाहित होता है तो किसी बिंदु पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर उसकी जो संपूर्ण ऊर्जा होती है वो नियत होती है, वो बदलती नहीं है। यही है बर्नौली की प्रमेय। ये तरीका था, ये पूरा डेरिवेशन था। अगर आपके एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाता है तो आपको ये पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो 3 से 4 लाइन का है, जो मैं आपको बता देता हूं। तो अब हम देखते हैं कि बर्नौली का प्रमेय का जो शॉर्ट मेथड है वो क्या है। एकदम सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूं। सपोज करिए ये कोई ऐसे, मैंने अभी एक पाइप लिया था, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई थी H1 थी, इसकी जो ऊंचाई थी वो H2 थी, यहाँ से वेग V2 था, यहाँ का क्षेत्रफल A2 था, यहाँ पर वेग V1 था, यहाँ का क्षेत्रफल A1 था, यहाँ P1 था, यहाँ पर P2 था। ठीक, इतनी सी बात थी। अब है क्या, है बात ये कि जरा देखें, अगर यहाँ पर क्षेत्रफल A1 है, दाब P1 है, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, P1 इंटू A1, P1 इंटू A1। अगर
एक सेकंड में डेल्टा x1 दूरी तय करता है, एक सेकंड में डेल्टा x1 दूरी तय करता है, तो v1 बराबर डेल्टा x1 और बटे में t 1। तो डेल्टा x1 बराबर क्या मिल गया? डेल्टा x1 बराबर मिल गया v1। इसका मतलब है कि इस बल द्वारा किया गया जो कार्य होगा W1 बराबर हो जाएगा P1 A1 और V1। ये चीज हमने और भी पहले निकाली थी जब हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ा था। सेम इसी तरह W2 बराबर क्या हो जाएगा? P2 A2 V2। ये है यहां पर किया गया कार्य W1, यहां पर किया गया कार्य W2। ये जो दोनों किया गया कार्य है यहां पर और यहां पर ये किया गया कार्य, क्योंकि ये प्रेशर इधर की ओर है P1 और इसका प्रेशर इधर की ओर है P2, तो दोनों का विपरीत बल है। इसकी वजह से जो एट लास्ट हमें W मिलेगा वो क्या मिलेगा? W माइनस W2 करो। तो और हम लोगों ने पढ़ा क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पढ़ा A1 V1 बराबर A2 V2 और ये बराबर होता है A इंटू V। मान लेते हैं A इंटू V, और A इंटू V है क्या? इसका आयतन। इसका क्या है? आयतन। भाई क्षेत्रफल और गुणे उतना जो डेल्टा एक्स है वो क्या होता है? उसका क्षेत्रफल होता है। तो ये हो, सॉरी, इसका आयतन। ये क्या है? इसका आयतन। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं P1 डेल्टा V और इसको लिख सकते हैं P2 डेल्टा V। तो यहाँ से W बराबर मिला क्या? P1 डेल्टा V और माइनस P2 डेल्टा V। डेल्टा V कॉमन है, यानी W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 और डेल्टा V। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या है? यहाँ पर गतिज ऊर्जा है हाफ m। अच्छा, एक सेकंड में जितना द्रव्यमान जो द्रव का होगा वो जितना यहाँ से इंटर करेगा उतना ही वहां से क्या करेगा? एग्जिट करेगा। इसका मतलब दोनों का मास क्या होगा? बराबर। यहाँ पर होगा हाफ m v1 स्क्वायर और वहां पर होगा हाफ m v2 स्क्वायर। तो ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? ऊर्जा में परिवर्तन होगा v2 स्क्वायर और माइनस v1 स्क्वायर। ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। सेम स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा? mg H2 और माइनस mg H1। भाई स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन तो है, यहाँ पर H1 है, यहाँ पर H2, तो mg H1 द्रव्यमान तो वही है। तो ये हो गया परिवर्तन। अब यहाँ हाफ m कॉमन है, यहाँ mg कॉमन है, तो यहाँ से mg कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा mg H2 माइनस H1। और यहाँ पर अगर हाफ m कॉमन ले लेते हैं तो v2 स्क्वायर माइनस v1। तो W इज इक्वल टू क्या है? W इज इक्वल टू होगा डेल्टा Q बटे में डेल्टा U। ऊर्जा संरक्षण के नियम से या कार्य ऊर्जा प्रमेय से आपने क्या है? जितना किया गया कार्य होता है वो ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा है, तो जरा रख देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा? P1 माइनस P2 डेल्टा V और इज इक्वल टू डेल्टा के की वैल्यू है हाफ m V2 माइनस V2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर और प्लस mg H2 माइनस H1। ठीक है। अब अगर इसकी बात करें, m बराबर होता क्या है? द्रव्यमान और द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। आयतन गुणे घनत्व यानी रो इंटू v। तो जरा यहाँ पर क्या करें? यहाँ पर रख देते हैं, इसकी वैल्यू रख दो। तो जरा रखोगे तो यहाँ पर m की जगह क्या रख दो? रो इंटू v। रो इंटू डेल्टा v। यहाँ पर भी रख दो रो इंटू डेल्टा v। डेल्टा v डेल्टा v डेल्टा v कैंसिल हो गया, तीनों जगह है। तो बचा क्या? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पर बचा, यहाँ पर हो गया हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर प्लस रो g H2 माइनस H1। फाइनली फिर वही मिल गया। अब इसको ये एक साइड कर लेंगे सबको, इसको एक साइड। तो P1 ये हाफ रो v1 स्क्वायर इधर आ जाएगा, हाफ रो v1 स्क्वायर इधर आ गया, रो जी H1 इधर आ गया, इसको उधर भेज दो। तो P2 प्लस हाफ रो और ये हो गया प्लस v2 स्क्वायर, हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये क्या हो गया? रो जी H2। तो ये मिल गया हमें, फिर से एट लास्ट वहीं पर मिल गया। तो मेन इसका बस यहाँ है, मेन इसका जो फंडा है वो ये है कि यहाँ पर किया गया कार्य ये होगा और उसके बाद इनकी ऊर्जा, ये कार्य इस ऊर्जा के बराबर होगा। बस यहीं से पूरा का पूरा बर्नौली प्रमेय निकलता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब एक पॉइंट हमारा और बचा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, तो ये पूरा चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। तो अब बात करते हैं बहिश्राव वेग या टॉरिसली की प्रमेय है क्या? एक पाइप है, एक टंकी है, इस टंकी में यहाँ तक जल भरा हुआ है। मान लेते हैं इसके क्षैतिज से यहाँ से h ऊंचाई तक, कैपिटल H ऊंचाई तक क्या है? पानी भरा हुआ है। और इसके स्मॉल h ऊंचाई में यहाँ पर एक क्या कर दिया गया है? छेद कर दिया गया। तो यहाँ से ऐसे पानी गिरेगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा? पानी गिरेगा। तो यहाँ से पानी का जो ये वेग होगा v, इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स या बहिश्राव वेग। अब इसे कैलकुलेट करना है तो बस बर्नौली की प्रमेय लगा दो। जो प्रेशर यहाँ है वही प्रेशर यहाँ पर भी है, क्योंकि वायुमंडलीय प्रेशर है। तो दोनों तरफ P1 बराबर क्या हो जाएगा? P2 बराबर P
यहाँ पर वेग 0 है, यहाँ पर वेग क्या है, v है, तो k बराबर रख दो p1 की जगह p प्लस पहले वाले में यहाँ पर वेग क्या है, 0 है, तो गतिज ऊर्जा 0 रो जी, और ऊंचाई क्या है, कैपिटल H है, और दूसरी जगह प्रेशर P है, और वेग क्या है, हाफ रो v स्क्वायर है। और यहाँ पर जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई, यहाँ की ऊंचाई कितनी हो गई, अगर ये h है, ये कैपिटल H है, तो ये हो जाएगा रो जी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब जरा इसको ब्रेक कर देते हैं, अब जरा इसको करते हैं, तो क्या हो जाएगा, p से p कैंसिल, यानी रो जी कैपिटल H इज इक्वल टू मिला हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी कैपिटल H माइनस रो जी स्मॉल h। रो जी एच से रो जी एच कैंसिल, इसको इधर ले आओ, रो जी स्मॉल h बराबर हाफ रो v स्क्वायर, ठीक है, हाफ रो v स्क्वायर, रो से रो कैंसिल, तो हुआ क्या, ये 2 इधर आ गया, तो 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर, या v इज इक्वल टू हो गया √2gh। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ये जो v मिला ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स या बहिश्राव वेग। क्लियर हो गया होगा। ये बहिश्राव वेग कैसे निकले, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बहिश्राव वेग कहते हैं। अगर हमें इसकी दूरी निकालनी हो तो x इज इक्वल टू सीधे v इंटू टी पे रख देंगे। चलिए, आई होप ये सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने ये फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म कर लिया है। अब इसके न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, तो नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें आप न्यूमेरिकल के लिए तैयार रहिएगा। इसके जितने भी फॉर्मूले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, आप क्लियर कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताइएगा, और आप आपके जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल जो भी है वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके, या मेरे फेसबुक पर, जो फेसबुक पेज मैंने बनाया है उस पे, या तो फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, जिससे मैं आपके न्यूमेरिकल्स को परसों उसमें शामिल कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।